नहीं है, बट इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और एसईएम को पूरा कवर करना तो 2 घंटे में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट मैंने कुछ ट्राई किया है कि जो उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो पर्टिकुलरली एलडीसी से नाता रखते हैं, तो आपको एक कम से कम आइडिया आ जाएगा कि एलडीसी में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, ताकि जो भी है आपकी पढ़ाई कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से हो सके। नहीं, फ्री करवा दिया अभी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी हम लोग थोड़ा सा एंड में डिस्कशन के लिए रखेंगे कि अगर आपको कुछ और उम्मीदें हैं तो मैं कल उसको प्रिपेयर करके आऊँ, ताकि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो और पूरी हो सके। ये मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ये दिख रही है आपको? नहीं दिख रही सर। आ गया सर, आ गया, दिख गया। अभी आया सर। ठीक है, ठीक है। भाई मेहनत करके आया अपने। तो बेसिकली 2 लेक्चर बोले गए हैं लेने के लिए, तो उसमें हम लोग 3 ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको दिख रहे हैं। लेक्चर 1 में हम लोग एसेंशियल्स ऑफ सिग्नलिंग, प्रोसीजर फॉर कमीशनिंग ऑफ सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिग्नलिंग इन 25 केवी एसी इलेक्ट्रिफाइड एरिया, और IRSEM वर्जन 3 में नया क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आइटम्स टू बी चेक्ड इन इंजीनियरिंग प्लान एंड सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, SWR टेकिंग ओवर पॉइंट फ्रॉम इंजीनियरिंग, और भी बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं चाहे तो। एक्चुअली ये मैंने 70% के हिसाब से बनाया था, अच्छा, ये पहले एलडीसी के हिसाब से थोड़ा अपडेट करना रह गया, मुझे टाइम नहीं मिला, बट वी कैन गो अहेड विद द IRSEM इटसेल्फ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी लोग आ गए होंगे, सब लोगों को आवाज आ रही होगी। यस सर। कोई भी एक जवाब दे दे। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी सबको। कोई भी एक काफी है, कोई भी एक दे दे। आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। एसेंशियल ऑफ सिग्नलिंग, IRSEM का पैरा 7.1.4 है यूनिफॉर्मिटी इन सिग्नलिंग। आप देखते होंगे कि कई जगह अपने आप को म्यूट कर ले जो भी है। सबसे पहला एसेंशियल्स ऑफ सिग्नलिंग है यूनिफॉर्मिटी इन सिग्नलिंग। इसका कहना मतलब ये है कि इट इज डिजायरेबल दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% होना जरूरी है, बट इट इज डिजायरेबल that the signaling at all stations and interlock level crossing in a section conforms to same type and standard as per maximum permissible speed of the section। मतलब एक फिर 2 मैकेनिकल है, फिर 2 अगेन EI है, इस टाइप से होना इज नॉट डिजायरेबल फॉर सिग्नलिंग। क्यों? जस्ट इस केवल SNT के पर्पज से भी नहीं, ये ट्रेन रनिंग के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टेशन पे PI रहेगा, एक EI रहेगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक स्टेशन पे EI या PI है और अगले स्टेशन पे मैकेनिकल है, तो देन उसको लिए तो उसका मेन जो रीजन है रिलेटेड, जो रूल्स ऑफ ऑपरेटिंग ट्रेन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। द टाइम जो है जो लगने वाला है ऑपरेशन का वो चेंज हो जाता है। उससे गाड़ियों का भी जो मूवमेंट है वो भी इफेक्ट होता है। हो सकता है कि किसी सेक्शन में गाड़ी आगे निकलती जाए और किसी सेक्शन में थोड़ा सा धीरे हो जाए तो गाड़ियों की बंचिंग हो जाए। तो यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म एक
स्मूथ मूवमेंट कोर्स मेंटेनेंस में तो हेल्प करता ही है। Signaling at all station at either end shall also be uniform as possible। वही जो either end मतलब दोनों साइड एक स्टेशन के दोनों, ये एक स्टेशन की बात कर रहा है और इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग की बात कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो राजकोट डिवीजन में मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ दिन पहले तक जब तक ईआई नहीं हुआ था तो एक जगह ईआई था, फिर बीच में मैकेनिकल था, फिर ईआई था, फिर मैकेनिकल था। तो इट यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इवन फॉर अस। हम लोग को भी बड़ी दिक्कत आती थी, कभी कोई ड्राइवर कंप्लेन कर रहा है, कभी के तो विजिबिलिटी है दैट इज मच मोर बेटर देन सेमाफोर। होता नहीं था ऐसा, उसकी जो कैपेसिटी है वो उतनी ही है। तो सच सॉर्ट ऑफ देखें सिग्नल की लोकेशन, ये सब वही चीजें हैं जो हम लोग S1 में पढ़ा करते थे या S8 में पढ़ा करते थे, S1 में पढ़ा करते थे। तो बेसिकली है वही चीजें, बस थोड़ा सा उसको फॉर्मुलेट किया है और उसका चैप्टर वगैरह जो है चेंज किया है। ये सब मैंने स्लाइड को फुल स्क्रीन पे कर लेते तो अच्छा दिखता था। अच्छा देता हूँ आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मॉडल कर लीजिए सर। हाँ हाँ कर रहा हूँ। अभी ठीक है? यस सर। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है। वैसे भी कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। कंटेंट तो ये सब 7.1.5 ये सब पैरा आपको उसके ही हैं, आपको बस पैरा नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वैसे भी चैप्टर 7 आपको पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो सिग्नल लोकेशन, द नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड हाइट। अच्छा ये जो चीजें हैं हो सकता है आपको डायरेक्टली एलडीसी में काम ना आए, मतलब इट मे नॉट बी दैट इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बट मे बी समवेयर रिलेटेड टू दिस इससे कोई क्वेश्चन आ जाए, लॉजिकल क्वेश्चन। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट लॉजिकल क्वेश्चन इससे आ सकता है। The number of signals and their height shall be limited to what is necessary for safety and operation requirements। हाइट ऑफ द सिग्नल वैसे भी जो है डिफाइंड है प्रॉपरली कि भाई कितना होना चाहिए आई लेवल पे, ड्राइवर के आई लेवल पे और हाइट उसकी कभी कभी कम भी रखनी पड़ती है बिकॉज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स। कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि भाई ब्रिज आ रहा है तो ब्रिज की वजह से उसको हाइट कम रखनी पड़ रही है ताकि उसको दिखे। तो देयर शुड बी लिमिटेड, मतलब इसका कोई डेफिनेट नहीं है कि मैक्सिमम इतना नहीं जाना है, ज़्यादा नहीं जाना। सिग्नल्स शैल नॉर्मली बी ऑन द लेफ्ट साइड or above the line to which they apply unless authorized by special instruction to the contrary। above the line तो आजकल आज तक मेरे ख्याल से कोई सिग्नल दिखा नहीं है, बट हाँ जनरली लेफ्ट में ही होना चाहिए, और अगर इवन इफ इट इज इन द राइट उसमें एरो होना चाहिए। Where signals are erected on the right hand side, they shall be provided with the arrow marker pointing towards the application। तो मैंने अभी जस्ट display the best possible view of their aspect to the loco pilot of approaching train। Avoid as far, it is self-explanatory, avoid as far as possible the possibility of aspect of one signal being mistaken for the aspect of the another। जैसे जनरली क्या होता है, कर्व होता है कहीं पे तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि एडवांस स्टार्टर की जगह वो एडवांस स्टार्टर जो है वो दे रखा हो, क्योंकि कलर लाइट सिग्नल की विजिबिलिटी बहुत हाई रहती है, तो वो he may not be able to differentiate between advanced starter and starter। तो
हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है सिग्नल साइटिंग कमेटी में कि कर्व में ऐसा ना हो कि वो एडवांस स्टार्टर को स्टार्टर समझ ले। हो सकता है उन्होंने एडवांस स्टार्टर पहले दे के रखें और स्टार्टर ना दिया हो, तो हो सकता है वो एडवांस स्टार्टर को ग्रीन समझ के आगे बढ़ता जाए। और देर मे बी देर हैड बीन केसेस इन समवेयर रतलाम डिवीजन आल्सो, जब उसने एडवांस स्टार्टर को समझ तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन लाइट्स ऑफ मेन सिग्नल्स and lights of subsidiary signals or any other lights. The size of the lamps LEDs for subsidiary signals shall be smaller than that of main signals. ये तो खैर स्टैंडर्ड हो ही गया है, अब इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये जरूर है कि अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन लाइट्स ऑफ मेन सिग्नल एंड लाइट्स, ठीक है। अब ये तो एक है, बाहर की भी जो लाइटें होती हैं जब हम लोग सिग्नल साइटिंग कमेटी करते हैं, तो जो बाहर की भी लाइटें हैं, कभी कभी क्या होता है कि बसावट होती है ट्रैक के आसपास, तो वहां पे अगर कोई येलो लाइट जल रही है या ग्रीन लाइट जल रही है या रेड लाइट जल रही है, तो दैट शुड नॉट पोज अ कंफ्यूजन टू द ड्राइवर। कुछ नोटिस में आता है तो प्रोविजन ऑफ आइसोलेशन एट ब्लॉक स्टेशंस। अब एक्चुअली ये जो स्लाइड्स हैं ये बेसिकली मोर इट इज फोकस्ड ऑन सब्जेक्टिव, बट इट हैज बीन अब शायद केवल ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ग्रो थ्रू कर लेते हैं फटाफट से, फिर अभी मैं डिस्कस मोर थिंग्स जो आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से सही रहेगी। एट ब्लॉक स्टेशंस the line on which that speed is permitted shall be isolated from all connected lines during the passage of the train. अब इसकी एक टेबल बनी हुई है जहाँ पे 50 kmph से ऊपर है, तो 50 kmph से ऊपर irrelevant of पैसेंजर और गुड्स मूवमेंट आपको आइसोलेशन प्रोवाइड करना है। Such isolation need not be provided at block stations where trains are permitted to run at a speed of 50 kmph or below. एक मिनट, हेलो। हाँ, मेरा भी एक लेक्चर चल रहा है, उसके बाद कर रहा हूँ। वैसे तो उसने कर दिया है, बट वैसे तो उसने थोड़ा बहुत कर दिया है। फिर देना 11 बजे के बाद। प्रोवाइडेड, अच्छा ये पैरास आप लोग नोट कर लीजिए 7.4.9 और GR 4.11/2। जहाँ पे स्पीड लेस देन 50 kmph है वहाँ पे आइसोलेशन जरूरी नहीं है, बट उसमें ये कंडीशन है कि GR का 4.11 जो है वो कंप्लाई होना चाहिए। वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्या मोस्टली वो डेड एंड और ट्रैक पॉइंट और इसका डिस्क्रिप्शन हो। For the yard shall be in accordance with the approved signaling plans, control table, detailed wiring diagram including control panel diagram, relay contact analysis and relay rack arrangement। मतलब कुल मिला के डिजाइन जो है वो पहले अप्रूव होना चाहिए काम स्टार्ट करने के पहले। क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ सिग्नलिंग सर्किट इज गिवन इन चैप्टर 21 सेक्शन 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये चैप्टर 21 का सेक्शन 1 पॉइंट है, ये आपको जो वर्क्स में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा आपको इसके संबंध में, काम करने के संबंध में। प्लस इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाएंगे बहुत सारे। चैप्टर 21 सेक्शन 1। आउटडोर इक्विपमेंट to be installed, tested and maintained as given below.
LC gates as chapter 14 of ACM. जैसे हम इसमें क्या है, बेसिकली मैंने रेफरेंस दिया है, तो हम लोग इसका रेफरेंस अगर चाहे तो हम देख लेते हैं, चैप्टर 14 ऑफ ACM. हमारी जो नई IRSCM है वो काफी बढ़िया कंपाइल्ड हो चुकी है और बहुत अपडेटेड हो चुकी है. तो ये देखिए, अब जैसे इसमें LC गेट के जो कंसिडरेशंस हैं जो हमें करने हैं इंस्टॉलेशन के लिए, वो ऐसे हैं कि रोड्स हैविंग TBU ग्रेटर, आपको ACM नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट में शेयर करता हूँ. ये दिख रहा है अभी स्क्रीन आपको? यस सर. Yes, sir. ओके. तो स्पेशल क्लास गेट्स फॉर रोड्स हैविंग TBU ग्रेटर देन 50,000, ये तो कॉमन ही है. अब A क्लास फॉर रोड्स हैविंग TBU बिटवीन 50,000 एंड 30,000 और लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 80%. ये शायद नया ऐड हुआ है, ये आप इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए कि A क्लास में भले ही नंबर ऑफ रोड व्हीकल्स मोर देन 1000 हो, लेकिन और ज्यादा नहीं हो, लेकिन अगर लाइन कैपेसिटी ज्यादा, कई सेक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे ट्रेन्स ज्यादा है बट रोड व्हीकल कम है, तो ऐसे गेट्स में भी अगर ट्रैक यूटिलाइजेशन ज्यादा है 80% से, तो हम लोग इस पैरा को यूज करके A क्लास उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. B class TBUs less than 30,000 and up to 20,000 and number of road vehicles greater than 750. ये इससे पूरा एक दो तो एटलीस्ट क्वेश्चन बन ही सकते हैं. फिर कैटेगरीज ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट, नॉन इंटरलॉक गेट्स, इंटरलॉक गेट्स. नॉन इंटरलॉक गेट्स की डेफिनेशन ये है कि दीज गेट्स में बी इन द फॉर्म approved design, these gates are installed and maintained by engineering department. मतलब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन इंटरलॉक गेट को कौन मेंटेन करता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. कम्युनिकेशन पे जो पढ़ाया उसमें थोड़ा एक दो क्लासेस, A क्लास B क्लास, A क्लास B क्लास का ये देख लीजिए. स्पेशल क्लास जो है ठीक है, और रोड्स हैविंग, आप इसको आप चैप्टर नंबर नोट कर लीजिए, और बेसिकली है तो वो रेफरेंसेस पूरा ही, बट इम्पोर्टेंट चीजें जो है आपको इसमें कवर हो जाएंगी. इसमें मेन क्लॉज ये आया है कि 80% यूटिलाइजेशन, अगर ज़्यादा 80% लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ऑन सिंगल लाइन, ये भी आप ध्यान रखिए. ये बहुत मतलब इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी बन सकता है. उससे केवल लिखेंगे कि ऑन एनी लाइन, मतलब TBU is between 50,000 and 30,000 and more than 1,000. तो आप इसमें बताइए कि कौन सी क्लास का TBU होगा. तो उसमें none of the above आंसर आना चाहिए, because it is applicable only for a single line. बेसिकली हम लोग चैप्टर पढ़ के हम लोग खुद ही क्वेश्चंस अगर बनाएंगे कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमें बेटर प्रिपरेशन का एक LC गेट्स तो आपको पता ही है कि जो सिग्नल से अच्छा, इसमें टेलीकॉम वाले भी यस सर. ओके. हाँ ठीक है. तो थोड़ा अगर टेलीकॉम वालों को सिग्नल वालों के हिसाब में, एक्चुअली सिग्नल के हिसाब से बताते जा रहा हूँ. अगर कोई टेलीकॉम वालों को किसी को डाउट हो कि भाई कोई जार्गन में यूज कर रहा हूँ जो नहीं समझ में आ रही हो, तो मुझे बता दें. इंजीनियरिंग गेट्स और ट्रैफिक गेट्स, और डेफिनेशन ये है कि गेट्स बियॉन्ड आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नल्स
are called as engineering gates and are manned and operated by engineering staff. These gates may be non-interlocked or interlocked with होम और डिस्टेंट के बीच में अगर कोई गेट है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? कोई जवाब दे सके मुझे? Engineering. इंजीनियरिंग में जाएगा, बराबर. Traffic gates located between outermost stop signals are called traffic gates and are manned and operated by traffic staff. ठीक है, ये तो कॉमन है, हम लोग सिग्नल वाले तो जानते ही हैं कि भाई जो यार्ड में गेट है विद इन आउटरमोस्ट स्टॉप सिग्नल, ये ट्रैफिक गेट्स है. अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि हमें जब भी हम लोग SIP हो सकता है आपसे कमेंट लिए जाए, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रैफिक गेट्स आ रहे हैं ये भी हो सकता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि हम लोग ब्लॉक ओवरलैप में कोई भी LC गेट को अवॉइड करें. इससे काफी प्रॉब्लम्स होती है. रूट रिलीजिंग में भी देरी होती है, गेट खुलने में भी देरी होती है, लाइन क्लियर में भी इश्यूज होते हैं, सेफ्टी के भी इश्यूज होते हैं, गेट सिग्नल भी हमको मतलब जो है हो सकता है हम लोग को मेंटेनेंस में भी दिक्कत आए. Normal position of gates. Normal position of interlock gates shall be as per para 904 and 907 of IRPWM. IRPWM मतलब IRPW मैनुअल. इसमें बेसिकली हम नॉर्मली क्लोज्ड है या नॉर्मली ओपन फॉर रोड ट्रैफिक है, ये उसमें मेंशन रहता है. एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी ATV मोस्टली, या वहाँ की ट्रैफिक कंडीशंस कैसी है. इक्विपमेंट एट लेवल क्रॉसिंग. ये बेसिकली आप इंस्पेक्शन करते हैं तब आपको काम आता है, बट मेरे ख्याल से ये इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर LDC. मैं बेसिकली ये लिखा है कि आप जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए पैरा 910 के हिसाब से, जो डेटोनेटर्स होने चाहिए, 3 बत्ती होनी चाहिए, फ्लैग होना चाहिए, जो भी उसके टूल्स हैं इंजीनियरिंग के वो होना चाहिए. तो इट इज मेंटेन्ड बाय इंजीनियरिंग एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सो इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर LDC पर्सन. Interlocking of LC gates. Norms as notified from time to time by railway board shall be followed. Gate signaling shall match sectional signaling. अब ये important point है, जैसे अभी मैंने फर्स्ट पैरा में बताया था कि यूनिफॉर्मिटी को मैकेनिकल सिग्नल मिले, तो that is something undesirable. Interlock level crossing gate outside signal at 400 meters from the gate. हाँ, इसमें ये बता रहे हैं कि लोकेशन ऑफ सिग्नल का होना चाहिए. यहाँ पे भी जो है 14.1.7 में भी आपके काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं. उसमें पूछेंगे कि 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग में गेट स्टॉप सिग्नल कितनी दूरी पे होना चाहिए, तो उसका आंसर रहेगा 400 meters. Where this section is provided with separate warner signals, such a warner signal shall be provided at a distance of not less than 1.2 kilometer from the gate stop signal in 2 aspect signaling. On sections provided with multiple aspects at not less than 180 meters the rear of the gate. Existing LC gates at 120 meters in automatic signaling or suburban sections may continue. इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक में लोग अलाउ करा है. इसमें ये मैंने भी पहली बार ही नोटिस किया है इस चीज को कि इसमें लिखा है कि एग्जिस्टिंग LC गेट्स एट 120 मीटर इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और सबर्बन सेक्शंस में कंटिन्यू.
मतलब क्या है कि उसको शिफ्ट करने के लिए अगर मान लीजिए हमको एक भी सिग्नल शिफ्ट करना पड़ा तो उसके पीछे वाले सारे सिग्नल शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इट इज बेटर दैट 120 मीटर्स वाला क्राइटेरिया जाने दे, मे बी इसीलिए इन्होंने डाला हो। In single distant territory, the distant signal shall be located at not less than 1 kilometer in rear of the gate signal. तो नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वो है ही है, सिग्नलिंग वालों को पता होगा, टेलीकॉम वाले इसको नोट कर लें। सिंगल डिस्टेंट टेरिटरी में डिस्टेंट सिग्नल शैल बी लो मीटर पे मिनिमम और डिस्टेंट रहेगा 2 किलोमीटर पे मिनिमम। ये मिनिमम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। The gate stop signal shall be provided with G marker except where prohibited under special instructions. The G marker shall consist of letter G in black on yellow circular disc. अब ये इसमें कई बार ऐसा भी रहता है कि हम लोग जी मार्कर जो है जनरली तो येलो डिस्क पे ही रहता है, लेकिन आजकल वाइट पे ब्लैक भी चल रहा है कई जगह। इसको अभी हमने रिसेंटली कुछ कमीशन किए थे तो वाइट पे भी ब्लैक किया, तो हो सकता है इसको चेंज कराना पड़े। पर एग्जाम में तो एक ही सब लिखना पड़ेगा ना। एग्जैक्ट उनने दोनों ही चल रहा है तो दोनों तो नहीं लिख सकते ना, इसमें नहीं। एग्जैक्ट होना चाहिए कि वही वही, तो कौन सा हाँ, लिखना चाहिए? वही मैं बता रहा हूँ कि जी मार्कर शैल कंसिस्ट ऑफ लेटर जी इन ब्लैक ऑन येलो सर्कुलर डिस्क, एज पर एसईएम ही लिखना है। ठीक है, ठीक है। Approach locking shall be provided, which shall be effective from a distance not less than emergency braking distance of the trains running on the section at maximum permit. पैरा है एक्चुअली, इसमें दे तो रखा है क्योंकि IRPW में भी ये दे रखा है कि अप्रोच लॉकिंग देना है और उसको वो भी देना है, क्या बोलते अप्रोच लॉकिंग तो क्या है ही है 60, लेकिन ट्रैक सर्किट के थ्रू देना है, ये एक डिबेटेबल इश्यू है। अप्रोच लॉकिंग तो क्या 60% 60 सेकेंड्स का रहेगा ही, और ये पैरा नंबर 21.2 1.21 है, इसमें वो 60 सेकेंड्स का मेंशन कर रखा है। But where there are no track circuits in the rear of the gate stop signal, or the total length of such track circuit in rear of the gate stop signal is less than the emergency braking distance, the dead approach it should be given. तो जो कई जगह क्या है कि कहीं प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं अभी। और दूसरा ये कि जो ट्रैक सर्किट है, अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 180 मीटर्स से ज़्यादा अगर हम लोग दे रहे हैं गेट स्टॉप सिग्नल को, तो उसमें हमें या तो ट्रैक सर्किट से रूट रिलीजिंग देना है, या उसका जो टाइमर है वो 160 सेकेंड्स की बजाय 120 सेकेंड्स रखना है। इस आप ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल भी आप नोट कर लें, पैरा 21.1.21। Interlocked level crossing gates within station limits. सिग्नल शैल बी लोकेटेड अप टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग तो कहीं है नहीं, तो मोस्टली क्वेश्चन आएगा नहीं इससे, हम लोग मल्टीपल एस्पेक्ट पे फोकस करें। The gate stop signal shall be located at not less than 180 meters in the rear of the gate. Gate तो same ही चीज है, वो repeat होती है within station limit के लिए। डिस्टेंट के लिए भी वही सेम है, not less than 1 किलोमीटर, और डबल डिस्टेंट के लिए भी वही है, not less than 2 किलोमीटर। तो चाहे आउट ऑफ स्टेशन लिमिट हो या चाहे विद इन स्टेशन लिमिट हो, वो सेम एक ही चीज है। LC gates in automatic block signaling and suburban sections. Suburban sections में ऑपरेशन एंड ऑडिबल वार्निंग देना है उसको कि भाई जब भी
ऑटोमेटिक सेक्शन में जब भी गाड़ी कोई एंटर करती है तो उसको ऑडिबल वार्निंग देना है कि किस साइड से कोई सी गाड़ी एंटर हुई है, तो आप उस हिसाब से सिग्नल देने के लिए उसको सहूलियत रहे। अप्रोच लॉकिंग इन ऑटोमेटिक, both approach locking and back locking shall be provided by track circuits or axle counters on interlock level crossing situated on sections provided with automatic signaling. Automatic signaling में anyhow आपको approach locking और back locking देना है। Approach locking shall be effective from moment the train occupies the track circuit in the rear of the signal which has assumed off position when gate signal is taken off, and the back locking will shall be effective until the train clears the level crossing। मतलब वही है कि जब तक क्लियर नहीं कर लेती है ट्रेन तब तक अप्रोच लॉकिंग रखना है, बैक लॉकिंग रखना है। Approach locking should be effective from a distance not less than emergency braking distance required for maximum permissible speed, जो ज्यादातर डेड अप्रोच रहेगी। Emergency provisions due to failures, level crossing gate unable to close, sliding boom देना है, fixed emergency slide boom और stop indicator board देना है। Normal aspect of the signal as per interlocking may be provided during use of sliding boom। तो बेसिकली सारी पॉलिसीज जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी वो सब कंपाइल करके इसमें एसईएम में डाल दी गई हैं। Unable to open, emergency key shall be provided at the gate lodge। ये जो हम लोग emergency key जो स्टेशन पे अभी इसमें ये नहीं लिखा है कि ये ट्रैफिक गेट के लिए है या उसके लिए है, तो हम लोग इसका यूज जैसे ओपन OSL जो गेट होते हैं आउटसाइड स्टेशन लिमिट, उसमें यही होता है कि उसके लिए अगर स्लाइड रूम की चाबी फंस जाए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो एसएनटी वाला आएगा और निकालेगा, फिर तभी होगा। तो बेसिकली हम लोग इस पैरा को यूज करके वो फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हेडक्वार्टर से डिस्कस करके ऑफ कोर्स। लेकिन ये बात हो रहा है कॉमन बात ही हो रहा है। अब इंस्टॉलेशन ऑफ एलसी गेट्स के लिए इसमें कुछ पैरामीटर, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लिफ्टिंग बैरियर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक शैल बी मिनिमम 3.5 मीटर्स। ये 3.5 मीटर्स पहले स्टैंडर्डाइज कहीं था नहीं, 3.5 मीटर्स मिनिमम यहाँ पे IRSCM कोई बोले कि कितना होना चाहिए तो 3.5 मीटर्स मिनिमम हम लोग ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम को भी ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर साइट कंडीशंस के हिसाब से करना है तो देन इट्स अ डिफरेंट। क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस कहीं डिफाइंड नहीं है, बट सीआरएस की रिकमेंडेशन है। एक वर्क कर रहे थे तो उसमें बताया था कि सीआरएस ने रिकमेंड किया है कि 3 to 6 मीटर्स होना चाहिए। अभी सर ये न्यू पीवे मैनुअल में 3 से 3.3 दिया हुआ है। वो पीवे मैनुअल में बूम का दे रखा है, मैकेनिकल के हिसाब से, नॉन इंटरलॉक के हिसाब से दे रखा होगा। बट 3.5 हम लोग अपने इंस्टॉलेशन के लिए 3.5 मानेंगे। 3 से 3.5 इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग 3 से 3.3 इतना माइनर वो मेंटेन कर पाए, बट हमारे IRSCM के हिसाब से 3.5 मीटर्स होना चाहिए मिनिमम। ओपन पोजीशन की क्या कितनी डिग्री होनी चाहिए, क्लोज पोजीशन की क्या डिग्री होनी चाहिए, गेट ये पैरा में भी कम से कम ये जो इंस्टॉलेशन ऑफ एलसी गेट, ये फर्स्ट पैरा है, इसमें भी आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चंस बन सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3.5 मीटर होनी चाहिए। Boom shall be either painted with 300 mm bands, alternate black and yellow। वार्निंग बोर्ड्स कैसे होने चाहिए? हो सकता है आपको एक पिक्चर दे दे कि ये वार्निंग बोर्ड चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी साइज उसमें बता दें कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। देयर में बी मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस पैरा से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
Installation of LC gate in RE area, power supply of for LC gate shall be made available for both लेवल क्रॉसिंग पे डाउन 80 और अप 80 दोनों होना चाहिए, जहाँ पे अवेलेबल है सिंगल डबल लाइन में, सिंगल लाइन में एक 80 होना जरूरी। For interlocking a level crossing in RE area, neutral section shall be relocated wherever minimum distance between gate signal and neutral section is not available as per para this। ये बहुत important part है। कई जगह न्यूट्रल सेक्शन पे एलसी गेट होता है, तो उसको हमको हमारा सिग्नल शिफ्ट नहीं करना है, बट उन्हें बोलना है कि आप अपना न्यूट्रल सेक्शन शिफ्ट करें। ये हमने एक रिसेंटली यहाँ पे एक एलसी गेट था, तो वहाँ पे हमने इसको न्यूट्रल सेक्शन शिफ्ट करवा करके हमने वो टीआरडी से शिफ्ट करवाया था न्यूट्रल सेक्शन। ELB का बेसिकली ये रेफरेंसेस भी आप देख लें कि सेफ्टी मेजर्स टू बी प्रोवाइडेड एट लेवल क्रॉसिंग क्या क्या होना चाहिए। इसमें एनेक्स्चर्स लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमारी SEM डिजाइन की गई है अभी। ऑल शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, SEM वैसे आपको नहीं, वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पे भी अवेलेबल। ऑल सिग्नलिंग केबल्स शैल बी लेड टेस्टेड एज पर चैप्टर 15 ऑफ SEM। ये चैप्टर 15 आप नोट कर लीजिए, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग में भी चाहे तो डिस्कस कर सकते। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, ये जो मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग में जो गेट सिग्नल हम लगाते हैं मतलब उसमें 180 मीटर से 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 180 से ज्यादा कितना लगा सकते हैं? अभी कोई कंडीशन ऐसी फेवरेबल कंडीशन ना हो कि हम उसको एग्जैक्ट 180 पे लगा पाए। इसके लिए कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है, बट हेडक्वार्टर से डिस्कशन करना पड़ेगा इसके लिए। मोस्टली 200 मीटर इज कंसिडर्ड आइडियल। मतलब अगर आप जनरली केसेस बोले इट कैन, मतलब ये इसको आप रिटर्न एश्योरेंस नहीं ले सकते कि हाँ भाई ये 200 मीटर पे होगा तो चलेगा, बट इसको हेडक्वार्टर के साथ डिस्कस करके मोस्टली 200 मीटर तक चलता है, जनरल प्रैक्टिस की बात करें। बट ये अपने रिटर्न कहीं पे भी रिटर्न में नहीं है, मालूम है मुझे। वो सर 240 का नहीं सर, ये LC61 का था अपना LMR मांगलिया के बीच में जो गेट है 51 को इंटरलॉक करना है। उसका जो गेट सिग्नल है, क्योंकि उसमें क्या एक ब्रिज आ गया है, तो ब्रिज की वजह से वो गेट सिग्नल को हम 180 पे लगा नहीं पा रहे थे। उसका डिस्टेंस वहाँ पे 178 का समथिंग हो रहा था, तो ब्रिज को क्रॉस करके लगाया गया। गेट वो मेरा 340 पे लगा हुआ है। तो देन आई वुड रिकमेंड कि 2 मिनट का उसमें टाइमर डेफिनेटली हो। हाँ, अभी उसमें फिर क्या होगा ना सर, एक्स्ट्रा काउंटर का प्रोविजन भी दिया हुआ है बैक लॉगिंग के लिए, और एक्सेल काउंटर का प्रोविजन भी हो तो सही है। वो तो अप्लाई कर रहा है SEM। क्या लिख रहा है वो बताओ आपको। ठीक है, अपना उद्देश्य केवल एग्जाम में जो लिखना चाहिए उस हिसाब है। नहीं मेरा था वो बात सही है आपकी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये टेबल आप देख लीजिएगा, ये एनेक्चर मैंने मार्क केबल्स का इंस्टॉलेशन किस तरह से होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें भी आपको प्लानिंग ऑफ केबल में ये होगा कि मिनिमम 20% ऑफ टोटल कंडक्टर्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंटेज टोटल कंडक्टर के हमको स्पेयर रखने हैं अप टू द फारदेस्ट पॉइंट जोन। बियॉन्ड दिस देयर शुड बी मिनिमम 10%। फारदेस्ट पॉइंट जोन के बाद 10% होने चाहिए।
no spare conductor are required if total number of conductors are used is 3 or less. 3 से कम अगर कंडक्टर है किसी केबल में तो उसके लिए अपने को जरूरत नहीं है स्पेयर कंडक्टर की। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, where a number of cables have been laid along a road. ये आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक्सेस फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग। इसमें ट्रू और फॉल्स बन सकता है कि इज इट डिजायरेबल दैट केबल ड्रम्स आर स्टोर्ड इन कवर्ड शेड और टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन। हालांकि प्रैक्टिकली तो ऐसा कहीं पॉसिबल हो नहीं पाता है, बट ठीक है, आइडियल कंडीशन यही है। ट्रेंचेस की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये हो सकता है। इसमें ट्रेंचिंग के क्या पैरामीटर्स हैं, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 0.3 मीटर्स, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। फिर इन रॉकी ग्राउंड द केबल शुड बी लेड ऑन अ लेयर ऑफ सैंड और sifted earth of 0.05 meters thickness previously deposited at the bottom of the trench. In above cases, the cable should be covered with a layer of sand or shifted earth of 0.1 meter thickness and thereafter a protective cover of trough or layer of bricks or split DWC pipe of approved type. ये एक इम्पोर्टेंट पैरा है 15.2.2 का ट्रेंचिंग वाला, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत टेलीकॉम और ओएफसी का भी बन सकता है, मतलब ओएफसी का भी चीज और ये है कि जो ट्रेंच की गहराई है वो कितनी होनी चाहिए एक्चुअल। देखिए ना, लेइंग ऑफ केबल्स 15.2.3 में लेइंग ऑफ केबल्स में ये दे रखा है, ये डेप्थ का अलग अलग दिया हुआ है ना। अब एग्जाम में जब पूछेंगे उसमें किस तरीके से वो हाथ दिया है ना, तो एग्जाम में कंडीशन, एग्जाम में तो पूछेगा करेगा ना वो शब्द यूज करेगा नॉर्मल डेप्थ और कंडीशनल डेप्थ। तो जब वो शब्द पूछे नॉर्मल डेप्थ तो हमें 1 मीटर 1 मीटर 0.8 मीटर ये सब जो है, पर वो 4 ऑप्शन देंगे तो वो लगभग मिलते जुलते तो देंगे। तो यही तो खासियत है एग्जाम की, प्रॉब्लम है ना, तो यही तो खासियत है एग्जाम की, वही दिक्कत है। खासियत यही तो है एग्जाम की, ऐसे इतनी आसानी से थोड़ी ना। जी जी। The main cable laid parallel to the track shall normally be buried at a depth of 0.1 meter from top of the cables to the ground level, including those laid across the track. ठीक है, ये हो गया क्लियर? यस यस। The depth shall not be less than 0.5 meter for tail cables. Tail cables ध्यान रखना जरूरी है। In theft-prone areas, the cables may be laid at a depth of 1.2 meter with anchoring at every 10 meters. Anchoring इतना तो कोई करता नहीं है, बट ठीक है, we can do anchoring ताकि वो खींच के नहीं ले जा सके। Half-cut DWC, HDB pipe, RCC or RCC or any other approved type duct pipe shall be used while laying the cable for protecting it. अब देखिए इसमें कंफ्यूजन ये है कि WR की पॉलिसी के हिसाब से बिकॉज इट इज नॉट फायर रेजिस्टेंस HDB पाइप, तो हमें RCC ही यूज करना है WR की पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन आता है तो हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब आपका LDC के पर्सपेक्टिव से दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है। When cables are to be laid in rocky area where depth of 1.0 meter is not feasible, it is desirable that such cables are protected as shown in drawing this. ये रॉकी एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे 1 मीटर डेप्थ इज नॉट पॉसिबल, तो ये ड्राइंग जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी कि भाई कितनी डेप्थ पे किस तरह से उसमें चेजिंग करना है, किस तरह से ब्रिक ले करना है, किस तरह से उसके ऊपर
कंक्रीटिंग करना है, वो सब इसमें दे रखी है। ड्राइंग नंबर नोट करके आप उसको स्टडी कर सकते हैं, उससे आपको और थोड़े से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये आप ये नोट करिए, फॉर लेइंग केबल्स इन आरई एरिया प्लीज रेफर टू सेक्शन 3 ऑफ दिस चैप्टर। आरई एरिया में केबल ले करने के लिए एक अलग अपने पैरामीटर्स हैं। टीएसएस से क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, एसपी से क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, मेटेलिक कंडक्टर से क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर डिस्टेंस कितनी है तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उससे भी बन सकते हैं। केबल क्रॉसिंग के बारे में दे रखा है, केबल लेइंग इन आरई एरिया, ये भी, इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए, जहां जहां आपको 0.5 मीटर्स और 1 मीटर और ऐसे दिख रहे हैं ना, तो आप लोग बेसिकली क्या करिए कि जहां जहां आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको खुद नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो केबल शैल बी जैसे ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसका, 300 meters on either side of the feeding point. Split RCC pipe should be there. कोई भी केबल हो, चाहे वो OFC केबल हो, चाहे कॉर्ड केबल हो, बेसिकली ये कॉपर कंडक्टर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कॉर्ड केबल हो चाहे सिग्नलिंग केबल हो, 300 मीटर बोथ साइड के इसके वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, RCC होना चाहिए। फिर कितना दूरी पे अर्थिंग से कितना दूर होना चाहिए। फिर OHE structures along the cable route, the cable trenches shall be as far as possible be dug not less than 5 meters। ये पैरा से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे। तो बेसिकली हम लोग पूरा SEM तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट आप पैराज नोट कर लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, और अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम लोग देख लेंगे उसको नेक्स्ट चैप्टर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, then train detection, track circuits, AFTC, XL counters as per chapter 70। तो इसको हम लोग तो डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सिग्नल्स IRS पॉइंट्स थिक वेव स्विचेस एज पर चैप्टर 19, इसको डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 19। बेसिकली आउटडोर सिग्नलिंग में किस तरह से हमारा इंस्टॉलेशन होना चाहिए वो इसमें है। अच्छा, इसमें परसेंटेज नंद किशोर जी है क्या? नहीं, जो है SEM का कितना है इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। सिग्नलिंग SNT का जो कोर नॉलेज वो 40% है ना, 40 मार्क्स है ना? यस सर, 40 SNT 40 SNT का है ना। आपको अभी तक जितना बताया है कि ये ऑल स्टाफ एंगेज इन, चलो ये तो ठीक है। सोल्डरिंग केयर रखना है, वायर टर्मिनेशन में क्या ध्यान रखना है, इंस्टॉलेशन
कलर लाइट सिग्नल इंस्टॉलेशन में आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं हाइट ऑफ द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द कलर लाइट सिग्नल approximately 3.65 मीटर फ्रॉम लेवल ये ठीक है exact location of new signal or shifted signal shall be decided based on signal sighting committee report as submitted in annexure this annexure के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है annexure के नाम नंबर कोई नहीं पूछेगा आपको बट उसका कंटेंट पूछ सकते हैं कि इस annexure में ये मतलब सिग्नल साइटिंग कमेटी के annexure में क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो आप देख सकते हैं annexure नोट कर लीजिए सिग्नल शैल नॉर्मली भी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मली किस साइड होना चाहिए अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर सिग्नल को राइट हैंड साइड और डिस्पेंसेशन लेते हैं हम लोग करना है एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा एक क्वेश्चन बन सकता है न्यू सिग्नल मतलब कुल मिला के जो भी इंस्टॉलेशन की गाइडलाइंस है उसके लगभग हर एक लाइन पे एक क्वेश्चन बन सकता है तो आपको अब प्रैक्टिकली अभी इतना पॉसिबल नहीं कि हम लोग हर एक लाइन डिस्कस करें बट एक मेरा गाइडेंस ये रहेगा कि आप जो भी इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस है उसको पढ़ लें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उसमें से लग रहे हैं वो आप इसको नोट डाउन कर लें A new signal which is yet to be operational shall be turned away from the track, must not be lit and shall be provided with a cross across it. ये क्वेश्चन बन सकता है इनका तो नहीं बनेगा बट एसओडी का बन सकता है फूड्स एंड बैक स्ट्रीम का ऐसा तो इंस्टॉलेशन ऑफ IRS पॉइंट मशीन्स इससे ऑफ कोर्स पॉइंट मशीन तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिग्नलिंग का एडजस्टमेंट ऑफ डिटेक्टर कॉन्टैक्ट्स अब ये नई IRSM के हिसाब से द मशीन शैल बी क्रैंक हैंडल एंड क्लोज्ड एंड इंसर्ट 1.6 mm टेस्ट पीस बिटवीन स्टॉक रेल एंड स्विच रेल एट 150 mm ऑफ द टू तो गेज कितने पे टेस्ट करना चाहिए 150 mm पे टेस्ट करना चाहिए हालांकि ADST के लिए इस ADST LDC के लिए ये क्वेश्चन काफी कम लेवल का है बट स्टिल अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसको ऐसा ना हो कि हम लोग 150 mm भूल जाए A test gauge of 3.25 shall be inserted between the switch rail and stock rail of at a distance of 150 mm. The detector going to adjust it appropriately. है क्योंकि कई जगह हटा दिया गया है इसको ये इनिशियल इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं जो इनिशियल आइडियल इंस्टॉलेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग कोई कुछ बोलना चाह रहा है गौतम नहीं मेंटेन होगा लेकिन मेंटेनेंस मैनुअल में से 3.25 वाला पोर्शन हटा दिया गया हम आगे देखेंगे मेंटेनेंस जो का वो है शेड्यूल है उसमें से 3.25 हटा दिया गया लेट मी कंफर्म मेंटेनेंस शेड्यूल में है या नहीं है लेट मी कंफर्म है तो वही 1.6 में पॉइंट जो है लॉकिंग में घुसना चाहिए डिटेक्शन आना चाहिए 3.25 में लॉकिंग में घुसना चाहिए डिटेक्शन जस्ट ब्रेक होना चाहिए 5 mm में लॉकिंग में भी नहीं आना चाहिए दैट इज द बेसिक जो हमको सबको पता है तो उसका मेंटेनेंस और उसका प्रैक्टिस भी एज इट इज रखना होता होगा हाँ बिल्कुल SEM के हिसाब से ही रखना है तो अभी आप बता रहे थे उसमें गेट सिग्नल में हम जी मार्कर जो लगाते हैं येलो में येलो डिश में लगाते हैं एज पर SEM
बट प्रैक्टिस में आप बता रहे थे कि व्हाइट डिश में भी लगाते हैं प्रैक्टिस में, तो हाँ, इधर कुछ अप्रूवल होगा या कि जीएनएसआरआर में कुछ वो डिस्क्रिप्शन होगा, किस किस अकॉर्डिंग हम वो मेंटेन कर रहे हैं ऐसा? नहीं डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है हम लोग प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये देखें इसकी IRSM में ड्राइंग्स भी मेंटेन कर रखी है, ड्राइंग भी है। अगर आप अपेंडिक्स 2 देखें, Yes. IRSM का अपेंडिक्स 2 देखें तो उसमें येलो पे ब्लैक ही है सर। येलो वो पे व्हाइट ब्लैक जाती है, वो गलत गलत और गलत है सर जहाँ भी वो। हाँ तो अगर फंक्शन भी होते हैं, एससीआरएस का अप्रूवल भी रहता है, तो वहाँ तो ये चेक होते होंगे, अदरवाइज सेफ्टी का वो उसमें तो ये गलत प्रैक्टिस तो नहीं रख एक्चुअली क्या होता है सकते। कि जब हम लोग गेट कमीशन सफेद करते पे हैं, जो लिखा हुआ है सफेद डिस्क तो कहीं देखी जाती है, लेकिन उसका कहीं पढ़ा तो नहीं अभी तक। नहीं पढ़ा कहीं कॉलिंग ऑन पे लगी है सफेद, कॉलिंग ऑन। कॉलिंग ऑन पे लगी रहती है। कॉलिंग ऑन के अलावा भी डिस्टेंस पे भी लगी रहती है, कई जगह सफेद ही है। और कॉलिंग ऑन बोर्ड जो है, तो जो गेट सिग्नल है उसकी बात कर रहे थे हम लोग, उस समय हम लोग गेट सिग्नल की बात कर रहे थे। तो अगर आपको किसी का कंफ्यूजन है तो मतलब तो वो आप कंफ्यूजन मत करिए, आप येलो पे ब्लैक ही रखिए उसको, वो कंफ्यूजन कई मत रखिए। जगह देखा, अभी अभी नए उसमें देखा है कई जगह। मैंने कोटा डिवीजन में भी 2-4 जगह देखा है कि वो सफेद उसी पे लगा है, जहाँ वही भी मैं बदलवाने के लिए भी हमने लिखा है। वही मैं कह रहा हूँ कि पर वो किस आधार पे लगा है ये हमें भी पता नहीं। वो प्रैक्टिस अलग हो सकती है मतलब जनरली हमें तो भाई येलो पे ब्लैक ही लगाना है। हो सकता है अगर कहीं गलत लगा दिया तो बेटर है, यही तो इसीलिए तो हम लोग ये नॉलेज शेयर। और इसको ये आपको ये दिख रहा है जी मार्कर का फोटो है ना? ये अपेंडिक्स 2 है SEM का, इसमें सारी ड्राइंग्स दे रखी है कि कितने डायमेंशन का क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है SEM पढ़ना। मतलब अभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि हो सकता है मेरे LC गेट पे कुछ जी मार्कर, जो ये छोटी छोटी चीजें होती है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सिग्नल पे ध्यान दे देंगे, खड़ा कर देंगे, वो सब दे देंगे, वो छोटी छोटी चीजें पे हम लोग ध्यान नहीं देते कि जी मार्कर कैसा होना चाहिए, ई मार्कर कैसा होना चाहिए, सी मार्कर कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग ये इसीलिए डिस्कस सिग्नल की डायमेंशन, सिग्नल नंबर की डायमेंशन, एरो की डायमेंशन, ये सब जो है बहुत बढ़िया तरीके से अपेंडिक्स 2 में जो है बता रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन करंट कितना होना चाहिए नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट से? ये ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट। अब जो बात कर रहे थे कि इंस्टॉलेशन की और टेस्टिंग की, इंस्टॉलेशन के टाइम का उसने बताया कि 3.25 में जस्ट ब्रेक होना चाहिए, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट के लिए पहले इसमें 3.25 का भी मेंशन किया हुआ था, लेकिन अभी केवल 5 mm का मेंशन किया है और 1.6 का भी मेंशन नहीं किया है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1.6 mm कहाँ लिखा है IRSM में, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ IRSM में 1.6 और टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग केस में नहीं लिखा है, लेकिन मेंटेनेंस शेड्यूल में जरूर लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर यही है कि IRSM में लिखा हुआ है 1.6 mm। इक्वेप स्विच जो है वो आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। थिकवेब स्विच
काफी जगह लगाया जा रहा है, मेन लाइन पे भी लगाया गया है और ब्रांच लाइन में भी कई जगह लगा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ भी प्रपोजल आया है। तो equip switch has wider switch opening of 160 mm as against 115 mm, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन IRSEM का भी बनेगा और ये क्वेश्चन SOD का भी बनेगा। Out of 220 mm throw, first 60 mm throw closed switch rail gets unlocked, open switch rail moves towards stock rail, subsequent 100 mm throw both switch move simultaneously, thereby open switch gets closed and closed switch gets opened by 100 mm. During final 600 mm throw, closed switch gets locked and open switch rail moves 60 mm further, resulting in total opening of switch by 160 mm. तो इसमें क्वेश्चन बेसिकली ये आएगा कि इक्विप स्विच की ओपनिंग कितनी होती है, तो बोलेंगे 160 mm। एसएसडी कौन से स्लीपर पे लगती है? बिटवीन 13 एंड 14 स्लीपर। एसएसडी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट वही रहेगा, सेम इंस्टॉलेशन टेस्ट वगैरह ये सब सेम रहेगा। ईपीडी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, इट्स नॉट रिलेवेंट इन टुडेज टाइम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाते हैं, पावर सप्लाई एंड सूटेबिलिटी ऑफ RE area, suitability for RE area for equipment and circuitry shall be as given below. Power supply arrangement, power supply for signaling installation shall be as per chapter 16. Chapter 16 हम थोड़ा देख लेते हैं। अभी तक जो सेशन चल रहा है वो आपको ठीक लग रहा है या कुछ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ठीक है। क्योंकि बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना बेस्ट दे दूं ताकि जो भी आपको हेल्प कर हो सके मेरी तरफ से। नॉर्मल ये पावर सप्लाई कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल पावर सप्लाई सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन शायद 230, इसमें तो करके for signaling and telecommunication installation in RE area shall normally be provided through auxiliary transformer of suitable tapping capacity and tapping from 25 kV OHE। मतलब आप RE एरिया में 80 से सप्लाई देना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटो चेंज ओवर पैनल कहाँ लगाना है, तो बोले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि ASM's ऑफिस या कैबिन में लगाना है या LC गेट एज रिक्वायर्ड। ये पैरा नंबर 20713 ऑफ ACTM आप इसमें नोट कर लीजिए। ACTM को भी आप पढ़ लीजिए, हालांकि ये सेशन तो SEM के ऊपर है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसमें ACTM the current rating of the battery ampere hours of the battery divided by कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल चार्जर कैपेसिटी कितनी हो सकती है। लोड करंट के हिसाब से हम लोग को एच मिलेगा बैटरी का,
और बैकअप टाइम कितना चाहिए उसके हिसाब से एएच मिलेगा, और उसके हिसाब से चार्जिंग करंट मिलेगा, और चार्जिंग करंट प्लस लोड करंट के हिसाब से रेटिंग ऑफ चार्जर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इससे बन सकता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। All power equipment along with suitable SPD shall be connected to earthing having earth resistance less than 1 ohm। पावर सप्लाई इक्विपमेंट को लेस देन 1 ओम का देना है, क्योंकि बिकॉज मोस्टली हम लोग आईपीएस यूज कर रहे हैं, तो लेस देन 1 ओम का हमको पावर सप्लाई इक्विपमेंट को अर्थ देना है। टीजी सेट्स आर फेजिंग आउट, हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक बन सकता है कि वोल्टेज ऑफ इंडिविजुअल शेल नॉट फॉल बिलो 1.85 mm पीरियोडिक। होना चाहिए, ये भी हम लोग कर सकते हैं। कोई काम का नहीं, ठीक है, ये पावर सप्लाई का हो गया। All signaling equipment and circuitry shall comply with stipulation given in chapter 22 of SEM requirements of signaling। ये हम लोग आगे देखेंगे ही अभी। Block instruments, lightning and surge protection and earth in general arrangement given below। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए किस टाइप की अर्थिंग और किस टाइप का वो होना चाहिए, वो चैप्टर 18 में हमें बता रखा है। चैप्टर 18 में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। बेसिकली इससे ज्यादा क्वेश्चंस आने। Lighting and surge protection shall be provided to protect electrical and electronic signaling equipments from lightning and surge protection as per chapter 21 section 7। लाइटनिंग और सर्ज प्रोटेक्शन के बारे में सेक्शन 7 के चैप्टर 21 और सेक्शन 7 में दे रखा है। तो बेसिकली अगर आप चाहें तो देख सकते हैं चैप्टर 21। चैप्टर 21 बेसिकली ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिले इंटरलॉकिंग का जो भी डिजाइन क्राइटेरिया है, ओवरऑल सिग्नलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 21। चैप्टर 21 से अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैप्टर 21 मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें। और इसी चैप्टर से आपको सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, 25 केवी के रेफरेंसेस मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि भाई इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो चीज़ें करनी है वो क्या करनी है।
ये मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, ये सेक्शन 7 ही है। नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, मेरे को रिमाइंड कराइएगा, ये मिल नहीं रहा है मुझे, मैं बताता हूँ चैप्टर 21 का सेक्शन 7 कौन सा है। अर्थिंग ऑफ आउटडोर सिग्नलिंग इक्विपमेंट एज पर चैप्टर 19 सेक्शन 11। अर्थिंग का किस तरह से करना है, तो अर्थिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग एसईएम में क्या क्या दे रखा है और हमको क्या क्या क्वेश्चंस में से आ सकते हैं। जनरल अरेंजमेंट इन रिले रूम जैसे एयर कंडीशनिंग, एयर फायर अलार्म, ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम एटसेट्रा, इसका पैरा 21.3.4 में मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर कमीशनिंग ऑफ सिग्नलिंग इंस्टॉलेशंस। में एसईएम के इसमें यह है कि द सेफ्टी ऑफ द ट्रैवलिंग पब्लिक इज एंश्योर्ड बाय द रूल्स लेड डाउन इन इंडियन रेलवे एक्ट, जीएंडएसआर में रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवेज, रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे और सेक्शन ऑफ अ रेलवे फॉर पब्लिक कैरियर, इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। कुल मिला के ये जो चारों मैनुअल्स हैं ये कंप्लाई होनी चाहिए हमें कोई भी कमीशन सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के लिए। नोटिफिकेशन टू रेलवे ऑफिशियल्स बिफोर ओपनिंग वर्क्स, नो सिग्नलिंग मतलब हम लोग जो XXR मैसेज भेजते हैं उसके बारे में ये बात की जा रही है। अप्रूव्ड प्लान्स, ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन, सारे वर्क जो है वो अप्रूव्ड ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई डेविएशन है तो हमें वो डेविएशन PCC से लेना है। प्रोसीजर फॉर कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सिग्नल इंस्टॉलेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो जॉइंट इंस्पेक्शन, हैंडिंग ओवर ऑफ न्यू एसेट्स। अभी बहुत सारे जगह कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं, कि हम जॉइंट इंस्पेक्शन और कैसे करना है और हैंडिंग ओवर कैसे करना है। जॉइंट इंस्पेक्शन बाय डिविजनल ओपन लाइन एंड कंस्ट्रक्शन में भी ये इससे हमें हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बने, बट अगर आप में से कोई एसटी बनते हैं तो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। The joint inspection by divisional open line and construction or work executing agency both by SSC signal in charge and officer level shall be undertaken before taking up non-interlocking stage. In connection with yard remodeling or interlocking changes or commissioning of signaling works. कुछ भी आपको चेंजेस करना है तो आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि एनआई के पहले एक इंस्पेक्शन करना होता है, फिर उसको हम लोग उसका स्टेटस जो है एनआई एप्लीकेशन में लिखते हैं कि भाई एनआई डेफिशिएंसी, तो हम वो नोट डाउन करते हैं। एसएससी लेवल और ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए। एसएससी इंचार्ज लेवल पे होगा ये, और ऑफिसर लेवल पे एक होना चाहिए, चाहे वो एएसटी लेवल पे हो या सीनियर एसटी लेवल पे। The non-interlocking of station or commissioning of any signaling work shall be undertaken after item considered essential for safety of train operations are completed. जब तक सेफ, और इसमें एनेक्शर भी दे रखा है इसका 9A7 का, अगर जब तक ये वाली चीजें कंप्लाई नहीं होती है तो एनआई के लिए आप परमिशन ना दें। Within 15 days of commissioning of signaling work, another joint inspection both at in charge and officer level should be undertaken. मतलब 15 दिन के अंदर फिर से एक और इंस्पेक्शन कराना है। Deficiencies noted during this inspection shall be listed as follows. दो कैटेगरी में हमें उसे डिवाइड करना है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। जो आइटम हैंडिंग ओवर के पहले कंप्लाई करने हैं और जो आइटम
जो छोटे छोटे आइटम है विच में बी कंप्लाइड आफ्टर हैंडिंग ओवर, वो हमें करना है। तो मोस्टली इतना मेटिकुलसली हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग ये SEM को गाइडलाइन लेके हम लोग अगर ऐसा करें तो वी कैन इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन। All the new signaling equipments and associated gadgets shall be handed over or taken over within 2 months period। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कितने मंथ में जो है हैंडेड ओवर करना है, कितने दिन में कंप्लाई करना है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 months period, however, the responsibility of maintenance shall devolve on divisional open line after commissioning। In order to ensure that handing over or taking over of signaling assets is accomplished in a smoother manner, a specific handing over taking over procedure as detailed in Annexure 9A7। ये प्रोसीजर आप पढ़ लीजिए Annexure 9A7 का। Works requiring notice to and sanction of Commissioner of Railway Safety under Section 20 CRS। अब CRS sanction हमें किन किन वर्क्स में चाहिए, ये चीजें बताई गई हैं इसमें। The following signal and interlocking works, ये important पैरा है। ये पहले सब्जेक्टिव में हम लोग को पूरा लिखना पड़ता था बेसिकली। आप इसमें से ऐसा पूछ सकते हैं कि there is a change in block signaling and interlocking scheme, CRS sanction is required or not, true false। तो इस टाइप से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है। Following signaling and interlocking works when they are connected with or form part of railway already opened for carriage of passenger require, या तो अल्ट्रेशन है, रियार्ड रिमॉडलिंग है, या कुछ भी ऐसा है, तो हमें CRS सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। एडिशन और एक्सटेंशंस और अल्ट्रेशन टू एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशंस, चेंज इन ब्लॉक signaling and interlocking scheme, new stations temporary or permanent, interlocking of level crossing, catch siding and slip siding, closing of manned level crossing gates after approval of district administration obtained by engineering department। ये कामों के लिए CRS sanction is must। The following works shall, while enhance level of safety, however do not require sanction of Commissioner of Railway Safety। मतलब किन वर्क के लिए CRS sanction तो नहीं। या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तीन आइटम इसमें से उठा लेगा, एक आइटम इसमें से उठा लेगा और बोलेगा कि किसके लिए CRS सैंक्शन लेना जरूरी नहीं है। फिर या 3 क्वेश्चन इसमें से उठा लेगा, तीन पॉइंट इसमें से उठा लेगा 9.2.2 में से, और 9.2.1 में से एक उठा लेगा, वो पूछेगा कि CRS सैंक्शन किसके लिए जरूरी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिकली हम अगर पढ़ लेंगे तो हमें पता रहेगा कि किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं है। सिग्नलिंग के लिए तो ये इजी रहेगा, बट टेलीकॉम वाला के लिए थोड़ा सा ये देखने लायक होगा कि हम लोग इसको किस तरह से पढ़ के और क्वेश्चंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। The following works will enhance safety, however do not require commission of, ये कंटिन्यूएशन में ही है कि इनके लिए CRS सैंक्शन की जरूरत नहीं है। उसमें भले ही CRS सैंक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन PCST सैंक्शन की जरूरत है। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन फॉर PCST सैंक्शंस रिसीव्ड इन हेडक्वार्टर विल स्क्रूटनाइज्ड सैंक्शन ऑफ PCST to a period of 1 year। Revalidation of sanction is required PCST सैंक्शन का वैलिडिटी 1 ईयर है। ये डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम IRSEM है। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि 6 months है या 1 ईयर है। तो एज पर SEM वैलिडिटी ऑफ PCST सैंक्शन इज 1 ईयर। CRS की वैलिडिटी भी 1 ईयर है। 1 ईयर के बाद दोबारा इसको सैंक्शन देना पड़ेगा सर?
दोबारा रीवैलिडेशन करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग यही करते हैं कि जब इंस्टॉलेशन रेडी होने वाला होता है तभी हम लोग पीसीएसटी सैंक्शन के लिए प्रोसेस करते हैं। सर पीसीएसटी सैंक्शन की वैलिडिटी तो 6 महीने होती है ना सर? किसकी? पीसीएसटी सैंक्शन। वही मैंने आपको बोला था कि लोगों को कंफ्यूजन है कि 6 मंथ्स है या 1 ईयर है। एज पर IRSEM वर्जन 3 PCST sanction shall be valid for 1 year। नए नोट कर लें। हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, आप लोग चाहे तो डिस्कस कर सकते हो। जैसे ये जो एटसेट्रा पोर्शन है इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है CRS या PCST सैंक्शन के लिए। अच्छा, CRS सैंक्शन के लिए जो फॉर्मेट है वो वही का वही है। PCST सैंक्शन के लिए डिस्क्रिप्टिव नोट, भाई उस वर्क का डिस्क्रिप्टिव नोट जो है क्या क्या लिखना पड़ेगा। करेक्शन स्लिप, TSA एप्लीकेशन अप्रूव्ड, ये भी अप्रूव्ड चाहिए CRS सैंक्शन के लिए। सर पीसीएसटी सैंक्शन वैलिडिटी 6 महीने है सर, उसमें 9.2.3 में दिया हुआ है, 1 साल नहीं है सर। एक 9.2.3F। अच्छी बात है, आपने बता दिया, देख लेते हैं। आप कौन सा वाला देख रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। 9.2.3F 1 ईयर लिखा है इसमें तो। 9.2.3 में सर F लिखा हुआ नीचे, F वाला। हाँ हाँ, तो 1 ईयर लिखा है इसमें तो। नहीं सर, मैंने SEM खोल रखा है सर मैंने। कहीं करेक्टेड वर्जन आया है क्या? 6 मंथ लिखा हुआ है सर, 6 मंथ। SEM का पेज नंबर 186। हाँ 186 पे ही मैं देख रहा हूँ। उसमें लास्ट पैरा वही है सर, द वैलिडिटी ऑफ द पीसीएसटी सैंक्शन शैल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? 1 मिनट सर। ये SEM खोल रखा सर आपने? हाँ, वही पेज नंबर है 186। मैंने भी SEM ही खोल रखा है सर, वही वाला है। लिखा है लेटेस्ट है, वो जो लेटेस्ट आया था वो लिखा हुआ है उसमें PCST। इसमें आप देख सकते हैं PCST की सैंक्शन की वैलिडिटी 1 ईयर बता रखी है। नहीं, जनरली सर हम लेते भी हैं तो उसमें भी वापस 6 महीने बाद में हमने अभी दोबारा रिवैलिडेशन लिया है 2-3 जगह पे भावनगर में। ठीक है, मैं एक बार इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो देख लेते हैं, उसमें क्या है। कल तक के लिए इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं और नेक्स्ट सेशन के लिए। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है, आपका दिख रहा है। ठीक है, तो इसको वैलिडेट कर लेंगे कि 6 मंथ्स है या 1 ईयर है। मेरे पास जो क्या बोलते हैं वर्जन है उसमें 1 ईयर है। एप्लीकेशन टू कम, हाँ कोई बोल रहे थे, बोलिए।
ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिग्नलिंग इन 25 kV एरिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिग्नलिंग। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है तो प्लीज आप म्यूट। इलेक्ट्रिफाइड एरिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिग्नलिंग इन एसी इलेक्ट्रिफाइड एरिया, क्या क्या हमको इफेक्ट करता है जब एसी इलेक्ट्रिफाइड एरिया आता है? तो विजिबिलिटी ऑफ सिग्नल्स ड्यू टू ओएचई स्ट्रक्चर, मतलब ओएचई स्ट्रक्चर्स की वजह से जो विजिबिलिटी इफेक्ट होती है, तो उससे रिलेटेड हमें क्या चेंजेस करने पड़ते हैं? वो 10 मीटर और 30 मीटर वाला जो फंडा है वो आपको एसओडी में मिलेगा। एसओडी में आपको क्लियर कट गाइडलाइन है कि क्या करना है, और अगर वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो भी क्या करना है वो भी आपको दे रखा है। और वो चीज दे रखी है एसी ट्रैक्शन मैनुअल में कि हमको पीसीई का कंडोनेशन लेना है कि अगर वो ट्रेन 10 मीटर्स और 30 मीटर्स वाला हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमको कंडोनेशन लेना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट को इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट करता है। बेसिकली ये सिग्नल वालों को तो पता होगा, बट टेलीकॉम वाले इस सब चीज पे ध्यान दे सकते हैं। कलर लाइट सिग्नल ओनली शैल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिफाइड एरियाज। इलेक्ट्रिफाइड एरियाज में केवल और केवल कलर लाइट सिग्नल ही यूज कर सकते हैं। In the matter of electrical clearances, the fundamental rule to be observed is that no one is allowed under normal conditions to approach closer than 2 meters from the extreme position. In any case, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। दो मीटर के अंदर में इन एनी कंडीशन लाइव पार्ट ओएचई के 2 मीटर के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। और द फॉलोइंग प्रोटेक्शन मेजर शैल देयरफॉर बी अडॉप्टेड if any portion of the signal post or fittings where signaling staff have to work falls within 2 meters of 25 kV or any metal part electrically connected to this conductor, such portion designed solidly connected to the structural work. If for any reason it is not practical to provide the protective iron screening as mentioned above, the caution board of approved design shall be provided on the signal post at a height of 3 meters above the rail level. The caution the signal staff, मतलब अगर प्रोटेक्टिव स्क्रीनिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो 3 मीटर पे हमको एक वार्निंग बोर्ड लगाना है कि भाई ये जो है ओएचई इन्फ्रिंजमेंट पे है, और इसके लिए हम लोग ब्लॉक लेके काम करें, वार्निंग देंगे ये प्रोटेक्टेड नहीं है। मोस्टली बहुत 90% ऐसी केसेस नहीं आने चाहिए। Erection of signals in RE area, location of signals in RE area on tangent track circuits, it is desirable that from track center shall be less than implantation of OHE mast from the track center. ठीक है, तो self explanatory है। The setting of OHE mast in the vicinity of color light signal shall be as per para 20.5 of appendix 1 of AC traction manual। यानी ये वो कह रहा है कि पीछे वाला जो OHE mast है 10 मीटर होना चाहिए, आगे फ्रंट वाला जो है 30 मीटर होना चाहिए। वो AC traction manual का रेफरेंस इसमें दे रखा है। On curved tracks, where there are other obstructions such as building, trees, etc. exist, the site should be individually examined by the signal sighting committee for deciding the most appropriate location। जहाँ कर्व्स हैं वहाँ पे हमको इंडिविजुअली सिग्नल साइटिंग कमेटी को डिसाइड करना है कि कहाँ रखना है। No portion of the post or fitting of a color light signal shall infringe with the schedule of dimension from the center of track। मतलब आपको ये ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि ओएचई के हिसाब से ध्यान रखना है, लेकिन एसओडी के हिसाब से भी ध्यान रखना है कि कलर लाइट सिग्नल एसओडी को इन्फ्रिंज ना करे। मैक्सिमम पैरेललिज्म,
मैं सुनील जी, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। The length of any signaling line circuit must be limited to ensure that the induced voltage from the traction system does not exceed 400 volts under normal condition। मतलब जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो 400 वोल्ट से ज्यादा इन एनी केस नहीं आना चाहिए। The induced voltage in the underground, हाँ ये एक क्वेश्चन बन सकता है। The induced voltage in the underground unscreened cable, अब इसमें वो चालाकी ये करेंगे कि स्क्रीन केबल डाल देंगे, shall be reckoned to as 116 वोल्ट पर किलोमीटर। तो क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है कि वो स्क्रीन केबल के बारे में बोल रहा है या अनस्क्रीन केबल के बारे में बोल रहा है। फिर 116 वोल्ट ऑन सिंगल लाइन है या डबल लाइन है वो बोलना है। तो सिंगल लाइन में 116 वोल्ट पर किलोमीटर होता है, डबल लाइन में 95 वोल्ट्स पर किलोमीटर होता है। Under normal conditions where the catenary current of 800 amperes for single line and 1000 amperes for double line. When such circuits are terminated on relays or equipments, their immunity shall not be less than 400 volt AC. Length of feed of cable terminated on relay shall be suitably reduced depending upon its AC immunity. AC immunity अगर ये जो बी पार्ट में मैंने लिख रखा है, अगर इंडक्शन वोल्टेज उसकी AC immunity से ज्यादा आ रहा है तो उसका हमें लेंथ ऑफ पैरेललिज्म घटाना पड़ेगा। ये जो लेंथ ऑफ पैरेललिज्म है ये बेसिकली टेबल दे रखी है, आप SCM में भी देख सकते हैं। इस टेबल से ही एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई Q&A1 का जो है AC ह्यूमिडिटी कितना है, फिर Q&A1 को हम लोग सिंगल लाइन में कितनी दूर तक यूज कर सकते हैं, 2.1 किलोमीटर तक यूज कर सकते हैं, है ना। फिर K50B रिले को कितना दूर यूज कर सकते हैं, उसका ह्यूमिडिटी लेवल कितना है। तो इससे दो चार क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अनस्क्रीन केबल में 110 वोल्ट फीडिंग सिस्टम, ये तो 110 वोल्ट फीडिंग सिस्टम का जो है अनस्क्रीन केबल में सिंगल ट्रैक में हम लोग 180 मीटर रख सकते हैं, डबल ट्रैक में 220 मीटर रख सकते हैं। सिग्नल फीडिंग के लिए है बेसिकली 110 वोल्ट वाला। फिर इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन एज पर IRS S24 110 तक 1100 तक यूज कर सकते हैं। फिर जिसकी 400 वोल्ट इम्यूनिटी है वो 2200 तक यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन में, और डबल लाइन में 2800 यूज कर सकते हैं। तो ये इस पे दो चार क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। मेजर चेंजेस जो IRSCM में हुए हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली मैंने जितना, अभी इसमें और भी चेंजेस हो सकते हैं, पर बेसिकली मैंने जो एनालाइज किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली मेजर चेंजेस क्या आए हैं जो मैंने नोटिस किया है। वो और भी केसेस हो सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है ध्यान आ जाए कि और भी इसके अलावा भी चेंजेस आए हैं IRSCM में, बट मैंने जो देखा है वो ये है। For speeds in excess of 15 kmph, direction type route indicator for up to 3 diversion in any side of the main line। इसमें पहले ये था कि 15 kmph से ज्यादा पे हम लोग LED मैट्रिक्स वाला यूज नहीं कर सकते थे, मतलब जो मल्टी लैम्प रूट इंडिकेटर है वो लेस देन उसकी स्पीड लिमिट थी एक, और 15 kmph के ऊपर हम लोग ये अब LED डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर वार्निंग दी गई है। पहले ये क्लैरिटी नहीं थी, परंतु अब इसमें ये आ गया है कि अगर वार्निंग बोर्ड की डिस्टेंस से नेक्स्ट सिग्नल अगर कम है तो उसको या तो कंबाइन करना है या कंट्रोल्ड बाय नेक्स्ट सिग्नल होगी। ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट का तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, हालांकि इसमें बेसिकली मेजर कोई चेंज है नहीं। स्पैड मिटिगेशन,
To mitigate adverse effect of train passing signal station staff shall set relevant facing points to unoccupied lines soon as ये एक ऐड किया गया है। सर सिग्नल डिस्टेंस के बाद थोड़ा फिर से बताइए सर। Where inter-signal distance between two signals is less than distance required for warning board. Warning board की distance क्या होती है? 400 मीटर। इन नॉर्मल उसके अंदर। और इसने क्योंकि अलग-अलग बैरिफिकेट नहीं किया है, लेकिन जहां ग्रेडियंट चेंज हो 1:260 है आई थिंक, कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। अगर स्टीपर ग्रेडियंट है होम सिग्नल वो एडवांस जो सिग्नल आगे है उससे कंट्रोल होगा या कंबाइन करना पड़ेगा, ये दोनों में से एक करना पड़ेगा हमें। मतलब हम लोग उसको इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते वो सिग्नल। ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे वाला सिग्नल ग्रीन बता रहा है और आगे वाला सिग्नल येलो बता रहा है। तो दो सिग्नल के बीच की फिर डिस्टेंस मिनिमम 1000 नहीं है। हाँ, उस केस के बाद बता रहा है। उस केस में दोनों सिग्नल क्लब हो जाएंगे। या तो इसमें लिखा है कंबाइन करना है या कंट्रोल्ड बाय, व्हाटएवर बी द डिजाइन। हाँ, कंट्रोल्ड बाय। ये एक नई चीज ऐड हुई है। व्हेन एम्बेडेड ब्लॉक वर्किंग इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इज यूज्ड, ऑल इंडिकेशंस लाइक टीजीटी, टीसीएफ, लाइन क्लियर एक्सेप्ट लाइन क्लोज्ड एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक वर्किंग शैल आल्सो बी डिस्प्लेड। मतलब ये है कि एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग में हम लोग ब्लॉक वर्किंग दे सकते हैं। ये एक नया इसमें पैरा क्लियर कट ऐड कर दिया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग पहले था रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स थे, अब इसको कंसोलिडेट करके स्टैंडर्ड 1 2 3 4 में कर दिया गया है। बेसिकली इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं। आप जैसे आइसोलेशन का पहले भी था, पॉइंट लॉक ऑपरेशन का भी पहले था, ट्रेंड डिटेक्शन का पहले था, MACLS का था, ब्लॉक का भी पहले से था, डबल डिस्टेंस का, लास्ट व्हीकल वेरिफिकेशन ये वाला ये ऐड किया गया है 8 नंबर पॉइंट। फिर MTRC ऐड किया गया है। फिर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ऐड किया गया है। CTC वाला मतलब ये कुल मिला के 8 नंबर पॉइंट, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर पॉइंट नया ऐड किया गया है इसके। इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एक नया ऐड किया गया है। अच्छा, अटेंशन एस्पेक्ट ऑन होम सिग्नल शैल बी प्रोवाइडेड फॉर रन थ्रू विथ स्पीड्स मोर देन 30 kmph ऑन लूप लाइंस। अब जैसे हम लोग लूप लाइंस में थिक वेव्स लगा लूप लाइन की 50 kmph कर रहे हैं, देन इन दैट केस अटेंशन एस्पेक्ट भी होम सिग्नल में देना है। अगर होम सिग्नल की कंबाइनिंग हो रही है कहीं तो ऐसा होता नहीं है, मतलब तब भी देते हैं, लेकिन इस केस में जनरल जो टिपिकल 4 लाइन 4 लाइन स्टेशन होते हैं वहां पे आप ये जैसे अगर होम सिग्नल ऑटोमेटिक चीज जो है अब हमें मतलब आगे SNT को कैटापुल्ट करने वाली है। मतलब हम लोग जो डेली मेंटेनेंस करते हैं, रीडिंग लेते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करने की कोशिश करते हैं पैरामीटर्स देख के, तो दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। तो ये जो रिमोट डायग्नोस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लें। इसमें ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि ये किस तरह से
इसके डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके बारे में पढ़ लें। हो सकता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी एक आध क्वेश्चन आ जाए, और इसमें लेकिन इतना ज्यादा कुछ इसमें से आने के चांसेस कम है। हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, और बेसिकली आपको इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं। इंसुलेशन टेस्टिंग की पीरियोडिसिटी में चेंज आया है, लेकिन इसमें एज पर जो अगर आपको क्वेश्चन आता है सीबीटी, क्योंकि ये सेंट्रलाइज होने वाला है, तो आप एसईएम के हिसाब से जवाब दें, लेकिन जो फील्ड पे प्रैक्टिस है वो अपडेटेड जो मेंटेनेंस शेड्यूल है उसके हिसाब से करेंगे। एक्सेल काउंटर शैल नॉट बी प्रोवाइडेड रियल ट्रैक सर्किट्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आया है। एम्बेडेड वर्किंग तो खैर मैंने बता ही दिया आपको। ये IO EXBs, ये बेसिकली आप अगर इसको देखेंगे कि अभी हम लोग OC लगाते हैं, तो OC में क्या होता है कि सेंट्रल यूनिट से OC पे कमांड जाता है, और वहां से एक और कमांड जाता है रिलेस के थ्रू वहां पे जाता है। तो अभी तो OC से छोटे छोटे बॉक्सेस में कमांड जाएगा, और वो एक साथ 2-4 जो है इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करेगा। तो ये इसके बारे में भी ज्यादा कुछ बताया नहीं है, बट हो सकता है आने वाले समय में इसके ऊपर फोकस रहे। इंस्ट्रक्शन टेस्ट तो हो ही गया है। ECH के जो पैरामीटर्स है उसमें चेंजेस आए हैं। आप इसमें देखेंगे तो 120 सेकंड के साथ ऑटोमेटिकली भी इसमें अगर EI सिस्टम का आप देखें तो, और सिस्टम अगर ऑटोमेटिकली शटडाउन होता है तो क्या होना चाहिए, वीडियो शटडाउन होता है तो क्या होना चाहिए, या आपकी पॉलिसीज वगैरह देख ले, तो आप इसको ये पैरा नोट कर लें आप। है तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप पर्सपेक्टिव फ्रॉम एग्जाम ऑल्सो और वर्किंग ऑल्सो। ये जो टाइमर्स हैं ये चेंज हुए हैं। आपको ये पूछ सकते हैं कि ओपनिंग ऑफ LC गेट व्हेन गेट सिग्नल इज मोर देन 180 मीटर्स, तो 120 सेकेंड्स होना चाहिए। क्रैंक हैंडल LC गेट एक्सट्रैक्शन 120 सेकेंड्स होना चाहिए। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और वीडियो फेल हो गया है तो 120 सेकेंड्स में हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है। कुछ मेक में इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो वो जो हो चुका है ऑलरेडी इंस्टॉलेशन उसके लिए नहीं है, जब से IRSEM आया है तब उसके बाद से है। बेसिकली यही है मेरी तरफ से आज के लिए। और भी आज के सेशन में आपको कोई डाउट हो, एक जो 6 मंथ्स वाला है वो मैं कंफर्म करता हूँ क्या है, क्योंकि मेरे पास जो वर्जन है उसमें 1 ईयर है। क्या बोल रहे हैं सर? जो PCST वाला जो है ना, वो वैलिडिटी 1 ईयर ही है सर, 1 ईयर ही। 1 ईयर कैसे कंफर्म कर सकते हैं? वो जो पहले सर मैंने जब अपडेट वर्जन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाला है, उसमें 1 ईयर ही लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट वाला होगा, उसमें 6 मंथ होगा। कंफर्म करना पड़ेगा ना सर वो पहले 6 मंथ सर वो पहले 6 मंथ दोनों ये कर दिया गया है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये लेटेस्ट वर्जन है, मेरे पास भी जो है वो लेटेस्ट वर्जन ही है। हाँ सर, वो पहले 6 मंथ्स की था, अभी वो 1 ईयर कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो अभी 1 ईयर ही है। आप कंफर्म रखें कि 1 ईयर ही है। ये कंफर्म है सर। ठीक है, ठीक है।
और किसी को कुछ डाउट या कुछ कहना है, बताना है, या अगले सेशन में और क्या हम लोग डिस्कस करें जिससे आपको बेटर हो सकता है तो बताएं। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं फिर आज का सेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। चलो थोड़ा चार्जिंग करूँ। ये अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म की लिंक हर रोज नहीं आएगी या फिर एक ही लिंक होगी जो कल थी उसी में करना है?